हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सारे। आज क्लास ऑफ नहीं है। आज क्लास कनेक्ट करने में थोड़ा सा टाइम लग गया है। तुरंत आप लोग इतना ज़्यादा रेस्टलेस हो जाते हो, परेशान हो जाते हो, आज क्लास नहीं होगा। अगर क्लास नहीं होती तो टेलीग्राम पे मैसेज चला जाता ना। सबसे पहले तो टेलीग्राम से जुड़ जाना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स के ऊपर एक लिंक पिन किया हुआ है, वो टेलीग्राम का असली वाला लिंक है। मेरे नाम पर और भी आपको 10-15 टेलीग्राम चैनल नकली वाला मिलेगा, आप असली वाले पे जुड़ना। लिंक मैंने पिन कर दिया। पढ़ाने के बाद मैं सारा पीडीएफ्स वगैरह यहीं पे डालूंगी, ठीक है। हाँ, ओके ओके। सारे चैंपियन से एक बार मुझे ऑडियो वीडियो बता देना। ऑडियो वीडियो ठीक है ना मैम? यस, थैंक यू फॉर दिस वीडियो। आज मैं फिगर ऑफ स्पीच करवाने वाली हूँ, ठीक है। फिगर ऑफ स्पीच जिसको अलंकार बोलते हैं, और ये किस किस एग्जाम में आता है एक बार बता दूं। और काफी दिनों से बच्चों का दो डिमांड आ रहा था कि मैम एक फिगर ऑफ स्पीच करवा दीजिए और एक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस करवा दीजिए। तो आज मैं फिगर ऑफ स्पीच कंप्लीट करके नेक्स्ट क्लास से फिर ट्रांसफॉर्मेशन करवाऊंगी। ओके। बहुत दिनों बाद एक्चुअली क्या हुआ था ना, चलो आपको बहुत ऑनेस्टली स्पीकिंग बताती हूँ। बीच में एसएससी का प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा था, ठीक है। आपने देखा होगा सारे टीचर्स सीजीएल ऑफिस, एसएससी ऑफिस गए थे, सीजीओ कॉम्प्लेक्स में। तो वहाँ पे डिसाइड किया था ना कि कोई टीचर्स अभी यूट्यूब क्लास नहीं लेंगे। तो जब डिसीजन ले लिया था कि कोई यूट्यूब क्लास नहीं लेंगे, तो मैंने भी कुछ दिन तक यूट्यूब रोक ही दिया था। लेकिन फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं है, ये सब तो प्रोटेस्ट वगैरह अभी चलता रहेगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट जो सीडीएस में भी आता है फिगर ऑफ स्पीच, सीयूटी वाले बच्चे हैं, उनका लॉस हो जाएगा। तो प्रोटेस्ट अलग चीज़ है और टीचर का पढ़ाना अलग चीज़ है। टीचर अगर आपको पढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि टीचर्स प्रोटेस्ट के खिलाफ है। वहां भी सपोर्ट कर रहे हैं और पढ़ना तो जरूरी हो ना। प्रोटेस्ट वगैरह तो चलते रहेगा बट पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, ठीक है। इसी वजह से काफी दिनों तक क्लास रुका हुआ था। ओके, तो चलो आज मैं आपको एक बार मैं आपको बता दूं, आज मैं आपको फिगर ऑफ स्पीच करवाने वाली हूँ, ठीक है। और ये कौन से एग्जाम्स में भर भर के आता है? फिगर ऑफ स्पीच सब एग्जाम्स में आता है, आपको पता भी नहीं चलता है कहाँ कैसे पूछ देंगे। सबसे पहले जो बच्चे हमारे सीयूईटी का एग्जाम देने वाले, सीयूईटी का एग्जाम आपका मई मंथ में है। तो सीयूईटी सारे जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम्स होता है, पहले क्या होता था, 12th के मार्क्स के बेसिस पे आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी वगैरह में एडमिशन मिल जाता था। बट अब तो सीयूईटी का एग्जाम एंट्रेंस हो रहा है और उसका लेवल काफ़ी अच्छा आ रहा है, ठीक है। काफ़ी अच्छा लेवल का आता है। तो सीयूईटी एग्जाम में भर भर के फिगर ऑफ स्पीच आ रहा है, इस एग्जाम में आता ही है, ठीक है। इसमें सीयूईटी में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आने वाले हैं। ये सीडीएस एग्जाम में भी मिलेगा। एक क्वेश्चन दे देंगे, इस वर्ड को अंडरलाइन कर देंगे और पूछेंगे कि इसका फिगर ऑफ स्पीच क्या है, सिमिली है, मेटाफर है, सब बताऊंगी फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है। ये इसमें भी होता है। और जो हमारे टीचिंग एग्जाम्स होते हैं, टीजीटी पीजीटी वाले एग्जाम्स होते हैं, चाहे हमारा DSSB वाला एग्जाम हो, चाहे हमारा स्टेट एग्जाम्स हो, ठीक है, जितने भी स्टेट एग्जाम्स होते हैं उसमें आ जाता है। और कई बार मैंने इसको एसएससी एग्जाम में भी देखा है। एसएससी एग्जाम में कहाँ पे देखा है बता रही हूँ। एक क्वेश्चन आ जाएगा, चाहे पैसेज रहेगा, पैसेज से एक वर्ड उठा लेंगे, ठीक है। पैसेज से एक कोई भी वर्ड उठा लेंगे और पूछेंगे कि इसका फिगर ऑफ स्पीच क्या है, ये सिमिली है, मेटाफर है, अलिट्रेशन है, ऑक्सीमोरोन है क्या। तो देखा जाए तो ये सारे एग्जाम्स में आता है, ठीक है, सब एग्जाम्स में आता है। और आउट ऑफ, ये मत बोल देना मैम ये आउट ऑफ सिलेबस है, नहीं, सारे एग्जाम्स में आता है। तो सारे स्टूडेंट्स को फिगर ऑफ स्पीच का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि जनरली हम अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए क्या पढ़ते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं। आप बोलोगे मैम पार्ट्स ऑफ स्पीच और फिगर ऑफ स्पीच में क्या डिफरेंस है? पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम बोलते हैं शब्द भेद। कोई भी हम जो एक सेंटेंस बनाते हैं, एक सेंटेंस बहुत सारे शब्दों से बना होता है और उस शब्द का भेद क्या है, मतलब इस वाक्य में ये शब्द नाउन है या प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है या एडवर्ब है या कंजंक्शन है, प्रेपोजिशन है, वर्ब है, इंटरजेक्शन है। तो इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैं नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव आपको पढ़ाती हूँ। बट आज जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज फिगर ऑफ स्पीच। बोलोगे ये क्या है? फिगर ऑफ स्पीच को हिंदी में अलंकार बोलते हैं, ठीक है, अलंकार। फिगर ऑफ स्पीच से हम क्या करते हैं, अपने वाक्य को सजाते हैं, डेकोरेट करते हैं। वाक्य को और भी प्रभावशाली बनाने के लिए, और भी इफेक्टिव बनाने के लिए, ओके, और भी एम्फोसिस डालने के लिए हम फिगर ऑफ स्पीच का यूज करते हैं, ओके, जिसको अलंकार
बोलते हैं फिगर ऑफ स्पीच, और बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच होते हैं, वही हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिगर ऑफ स्पीच से वाक्य को डेकोरेट करते हैं, सजाते हैं प्रभावशाली बनाने के लिए, ठीक है। सीयूटी का लास्ट ईयर का पेपर देखना, सीयूईटी का लास्ट ईयर का पेपर देखना, वहाँ पे आपको मिलने वाला है। क्योंकि काफ़ी सारे एसएससी वाले बच्चे हमारे सोचेंगे ना कि मैम हमारे एग्जाम्स में तो नहीं आता, हम क्यों देखें। आपके एग्जाम में भी आता है, ठीक है, आपके एग्जाम्स में भी आता है। तो फिगर ऑफ स्पीच से हम अपने वाक्य को डेकोरेट करते हैं। तो चलो स्टार्ट किया जाए, ठीक है, स्टार्ट किया जाए ना। हाँ, सबसे पहला फिगर ऑफ स्पीच, वैसे सिमिली अलग होता है और मेटाफर अलग होता है, लेकिन मैंने दोनों को एक साथ ले लिया ताकि कंपेयर करना इजी हो जाए। पहला फिगर ऑफ स्पीच है सिमिली, ठीक है, सिमिली और मेटाफर। दूसरा मेटाफर है। सिमिली वर्ड को याद रखो, सिमिलर, सिमिलर का मतलब है एक जैसा। तो हम सिमिली से भी वाक्य में कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, और मेटाफर से भी कंपैरिजन करते हैं। सिमिली दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग है। मैंने दोनों को एक साथ लिखा है ताकि अगर क्वेश्चन आ गया तो आसानी से आप दोनों के बीच में डिफरेंस पता कर लो। पहला पार्ट ऑफ स्पीच होता है सिमिली और दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच होता है मेटाफर। एक आपको वाक्य लिख के दे देंगे और बोलेंगे कि यहाँ पे कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच यूज किया गया। ऑप्शन में सिमिली भी रहेगा, मेटाफर भी रहेगा, और आपको लगेगा कि दोनों का काम तो कंपैरिजन के लिए होता है। सिमिली से भी कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, सिमिली में भी कंपैरिजन होता है और मेटाफर में भी कंपैरिजन होता है। आप बोलोगे मैम दोनों में तो कंपैरिजन होता है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस एक चीज है कि सिमिली में डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है, इनडायरेक्ट कंपैरिजन, और मेटाफर में डायरेक्ट कंपैरिजन होता है। अब आपको हो सकता है ये भी नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये इनडायरेक्ट और डायरेक्ट कंपैरिजन क्या है, डायरेक्टली कंपैरिजन करना और इनडायरेक्ट कंपैरिजन क्या है। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताती हूँ। जब भी सेंटेंस में लाइक वर्ड लिखा हो, लाइक से हम कंपैरिजन करते हैं। जब भी एज वर्ड लिखा हो, लाइक, एज, इसका मतलब है के जैसा। जब भी वाक्य में कंपैरिजन हो रहा है और वाक्य में लाइक और एज वर्ड आ गया, इसका मतलब है कि सिमिली है। लेकिन जब भी सेंटेंस में कंपैरिजन हो रहा है और यहाँ पे लाइक और एज वर्ड नहीं यूज हो, लेकिन कंपैरिजन का सेंस दे रहा है, इसका मतलब है कि वो मेटाफर है, ठीक है, वो मेटाफर है। सिमिली मेटाफर पहचानने का तरीका आपको बता रही हूँ। देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, सिमिली। सिमिली भी कंपैरिजन के लिए यूज होता है, मेटाफर भी कंपैरिजन के लिए यूज होता है। सिमिली में इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है और मेटाफर में डायरेक्ट कंपैरिजन होता है। और याद रखना है कि सिमिली में हमेशा लाइक और एज का यूज होता है। ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगी, टेंशन नहीं लेने का है। ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगी, उसके लिए आपको नहीं परेशान होना। बहुत दिनों बाद क्लास हो रहा है। ओके, और मेटाफर में लाइक और एज का यूज नहीं होता है, सिमिली में यूज होता है। अब जरा दोनों सेंटेंस को देखना। ही फॉट लाइक अ लायन और ही वॉज अ लायन इन द फाइट। जैसे बोलूं ना, उसने शेर की तरह लड़ा। तो इनडायरेक्ट कंपैरिजन हो रहा है ना, मतलब किसकी तरह? वो शेर नहीं है, शेर के जैसा लड़ा। और ही वॉज अ लायन इन द फाइट, वो तो इस लड़ाई में शेर था। जैसे मैं बोलूं कि वो तो शेर है, वो तो शेर है, इसका मतलब है कि वो सचमुच में शेर नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा बहादुर है, ही इज वेरी ब्रेव। तो कंपैरिजन तो दोनों में हो रहा है। उसने शेर की तरह लड़ा और वो इस लड़ाई में शेर था। शेर था मतलब बहुत बहादुरी पूर्वक लड़ा। दोनों में बात तो सेम ही बोला जा रहा है और कंपैरिजन किया जा रहा है ही को लायन से। लेकिन यहाँ पे देख रहे हो लाइक वर्ड का यूज। जब भी लाइक वर्ड का यूज हो, जब भी एज वर्ड का यूज हो, तो समझ जाना लाइक और एज में इनडायरेक्टली वो शेर नहीं है, वो शेर की तरह लड़ा। तो जहां भी लाइक और एज का कंपैरिजन हो गया तो आप पूछेंगे कि इस सेंटेंस का फिगर ऑफ स्पीच क्या है, इस सेंटेंस का फिगर ऑफ स्पीच क्या है, तो आप क्या बताओगे कि इस सेंटेंस में कंपैरिजन हो रहा है, उसका कंपैरिजन शेर से किया जा रहा है। और कंपैरिजन के लिए हम सिमिली का भी यूज करते हैं और मेटाफर का भी यूज करते हैं। बट मेटाफर में एज और लाइक नहीं होता है, बट सिमिली में लाइक और एज होता है। तो ये सिमिली है। तो उसने शेर की तरह लड़ा और ये तो शेर था, इस लड़ाई में शेर था। तो यहाँ पे डायरेक्टली उसका कंपैरिजन शेर से हो रहा है, तो ये हो गया मेटाफर। ठीक है, लाइक और ऐसे आप कर सकते हो। दूसरा,
टाइम स्टील मोमेंट्स लाइक अ थीफ। ये जो टाइम है ना, टाइम को एक चोर से कंपेयर किया जा रहा है। ओके, टाइम क्या करता है, मोमेंट्स को चुरा लेता है। किसकी तरह? टाइम एक चोर है, तो और यहाँ पे लाइक है, लाइक है चोर की तरह। ओके, टाइम मोमेंट्स को चुरा लेता है चोर की तरह। और लाइक का यूज है, लाइक मतलब सिमिली है। और फिर मैंने लिखा कि टाइम इज अ चोर, टाइम को डायरेक्टली चोर बता दिया, मतलब टाइम एक चोर है। क्यों? क्योंकि वो मोमेंट्स चुरा लेता है, तो ये मेटाफर हो। उसी तरह हिज आईज आर एज स्पार्कलिंग एज डायमंड्स, उसकी जो आंखें हैं डायमंड की तरह चमकदार है। ओके, और यहाँ पे लिखा उसकी आंखें तो डायमंड है, यहाँ पे लिखा मैंने उसकी आंखें चमकता हुआ डायमंड है, मतलब डायरेक्टली उसकी आंखों को डायमंड बोल दिया गया है, तो ये मेटाफर हो गया। और यहाँ उसकी आंखें डायमंड की तरह चमकदार है, तो जब भी सेंटेंस में एज आ गया, जब भी सेंटेंस में लाइक आ गया, तो वो सिमिली हो गया। और बगैर लाइक और एज से डायरेक्टली कंपैरिजन कर दिया जा रहा है, तो वो मेटाफर हो गया। पहले मुझे बताओ ये क्लियर है? ये क्लियर है? एक बार बताना कि अगर सिमिली और मेटाफर आ गया, ठीक है, तो आप कर लोगे ना? ठीक है, इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस है भी नहीं। लाइक और एज दिखे सिमिली, और जहां कंपैरिजन हो रहा है लाइक और एज ना दिखे, वो मेटाफर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला आ जाओ। हमने दो पार्ट ऑफ फिगर ऑफ स्पीच को एक साथ किया है, सिमिली और मेटाफर। अब नेक्स्ट आ जाओ वैसे तो आप इसको सेकेंड थर्ड जो भी मान सकते हो। पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है मानवीयकरण। पर्सोनिफिकेशन का मतलब है मानना। पर्सोनिफिकेशन में नाम ही है पर्सन। हम जब किसी नॉन लिविंग थिंग को किसी लिविंग थिंग से कंपेयर करते हैं, किसी व्यक्ति को किसी वस्तु से कंपेयर करते हैं, तो उस फिगर ऑफ स्पीच को हम क्या बोलते हैं? पर्सोनिफिकेशन। नहीं नहीं, मेटाफर और पर्सोनिफिकेशन में जो भी आपको डाउट आ रहा है ना, तो आप कंफ्यूज मत होना, पूछते जाना। आप बोल रहे हो एक स्टूडेंट की मैं मेटाफर और पर्सोनिफिकेशन में मेरे को डाउट होता है। अरे मेटाफर में लिविंग, मेटाफर एक ऐसा चीज है ना जहां हम दो लिविंग का भी कंपेयर कर सकते हैं, और एक लिविंग और एक नॉन लिविंग का भी कर सकते हैं। देखो जरा यहाँ पे, देखो देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखना, पर्सन भी लिविंग है और लायन भी लिविंग है, तो यहाँ पे दो लिविंग थिंग का कंपैरिजन हो रहा है। अब यहाँ पे देखो उसकी आंखें, ठीक है, अब यहाँ पे देखो टाइम नॉन लिविंग है और थीफ लिविंग है, डायमंड्स नॉन लिविंग है, उसकी आंखें लिविंग है। तो हम मेटाफर और सिमिली में दो लिविंग का भी कंपैरिजन कर सकते हैं, दो नॉन लिविंग का भी कर सकते हैं, या एक लिविंग और एक नॉन लिविंग का भी कर सकते हैं। बट पर्सोनिफिकेशन में हम एक लिविंग का नॉन लिविंग से करते हैं। मतलब किसी व्यक्ति, मानवीयकरण करना, किसी व्यक्ति का कंपैरिजन किसी चीज से हो रहा है ना, तो उसको हम पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, उसको पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। अब देखो, द होल टाउन वॉज स्लीपिंग। अब आप बोलोगे कि मैम ये सिमिली है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। पूरा शहर सो रहा था, तो यहाँ कंपैरिजन थोड़ी हो रहा है। ये मेटाफर है? बिल्कुल नहीं है, मेटाफर भी नहीं है, ना सिमिली है, बिकॉज यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है, यहाँ पे मानवीयकरण हो रहा है। आप बोलोगे कि मैम टाउन तो नॉन लिविंग थिंग है, टाउन तो नॉन लिविंग थिंग है, और स्लीपिंग तो लिविंग थिंग करता है। सोने का काम कोई लिविंग थिंग करेगा ना, लेकिन टाउन कैसे सो सकता है? टाउन तो नॉन लिविंग थिंग है। तो कभी कभी हम क्या करते हैं ना, अपनी बातों को इफेक्टिव, बात में एम्फोसिस डालने के लिए, दमदार बनाने के लिए, और भी एम्फोसिस डालने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए, कभी कभी हम नॉन लिविंग थिंग को भी लिविंग से कंपेयर करते हैं। शहर तो नॉन लिविंग है, ये सो कैसे सकता है? तो यहाँ पे देखो, किसी टाउन के अंदर कोई फीलिंग वगैरह थोड़ी है, इमोशन वगैरह थोड़ी है, ये मूवमेंट एक्टिविटीज कैसे कर सकता है? बट बोला गया पूरा शहर सो रहा था, ये दिखाने के लिए है ना कि पूरे शहर में सन्नाटा था, पूरा शहर सो रहा था। तो यहाँ पे नॉन लिविंग को लिविंग थिंग के एक्टिविटीज से कंपेयर किया, तो ये पर्सोनिफिकेशन हो गया। ठीक है, पर्सोनिफिकेशन हो गया। नेक्स्ट देखो, द फायर स्वॉलोड। स्वॉलो करने का मतलब है निगल जाना, निगल जाना। अब अगर मैं इसको सिंपल तरीके से बोलना होता तो मैं ये बोलती हूँ, पूरे जंगल में आग लग गई।
ये वाला वाक्य उतना ज़्यादा प्रभावशाली नहीं लग रहा है, लेकिन मैं ऐसा बोलूँ कि आग ने पूरे जंगल को निगल लिया, तो ये ज़्यादा असरदार लग रहा है ना। इससे पता चल रहा है आग ने पूरे जंगल को निगल लिया। इससे क्या लग रहा है कि आग बहुत भयंकर था, तो आग के तीव्रता को, मतलब इतना भयानक आग था, उसको और भी मतलब आग के द्वारा जो फॉरेस्ट जैसे नष्ट हुआ उसको और भी एम्फोसिस डालने के लिए पर्सोनिफिकेशन का यूज करेंगे। आप बोलोगे मैम फायर तो नॉन लिविंग है, तो फायर कैसे निगल सकता है? स्वॉलो का मतलब है निगल जाना, क्योंकि चबाने का निगलने का काम तो नॉन लिविंग थिंग करते हैं, लिविंग थिंग करते हैं। तो यहाँ फायर के कहाँ से निगल जाएगा? इसी को तो पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। कोई नॉन लिविंग थिंग को ऐसा दिखाया जा रहा है ना कि वो कोई पर्सन हो, ओके, कोई व्यक्ति की तरह, मतलब आग बहुत तेजी से फैल गया। तो ये भी हो गया आपका पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन हो गया, ठीक है। नहीं, हाइपरबोले अलग, हाइपरबोले का अलग से मैं करवाऊंगी। द फ्लावर्स डांस्ड इन द ब्रीज, ये जो फूल है ना, हवा की वजह से ये सारे फूल नाच रहे थे, और नाचने का काम लिविंग थिंग करते हैं, बट फ्लावर्स खुशी में डांस कर रहे थे। तो यहाँ किसी नॉन लिविंग थिंग को किसी लिविंग थिंग के एक्टिविटी से कंपेयर किया गया, तो दिस इज पर्सोनिफिकेशन। हाइपरबोले अलग है, हाइपरबोले का मतलब बढ़ा चढ़ा कर बोलना, अभी मैं उसको भी लेकर आऊंगी। एग्जैजरेट करना। द विंड विस्पर्ड थ्रू द लीव्स, ऐसा लग रहा था ना, विस्पर करने का मतलब है फुसफुसाना, धीरे धीरे बोलना। तो ऐसा लग रहा था ना कि जो विंड था, हवा था, पत्तों के बीच में कुछ कहना चाह रहा था। तो विस्पर करने का काम तो कोई लिविंग थिंग करते हैं, और विंड तो नॉन लिविंग थिंग है। तो ऐसा लग रहा था कि विंड कुछ बोलना चाह रहा था, थ्रॉट नहीं है, थ्रू द लीव्स, ओके। द मून स्माइल डाउन ऑन अस, द मून स्माइल, मून हमें देखकर हंस रहा था। जैसे आप कभी कभी देखते हो, जैसे ऐसा मिल जाता है सन्स फ्यूरी, सन्स फ्यूरी, फ्यूरी का मतलब होता है गुस्सा। तो आप बोलोगे मैम गुस्सा तो लिविंग थिंग्स में, इमोशंस तो लिविंग थिंग्स में होता है, बट सन का गुस्सा कहाँ से आ गया? सन तो नॉन लिविंग थिंग है। कभी कभी हमें ना अगर ऐसा कुछ बताना है कि बहुत कड़ी धूप थी, ओके, बहुत तेज धूप थी, और सन सन दमक रहा था, मतलब सन बहुत गुस्से में था। अगर किसी व्यक्ति के गुस्से को कंपेयर करना हो ना, तो हम सन के गुस्से से कंपेयर कर सकते हैं। तो व्यक्ति का कंपैरिजन सन से हो रहा है। या मैंने बोला नेचर्स ब्यूटी, प्रकृति की सुंदरता, या मून की ब्यूटी, तो आप बोलोगे मैम चंद्रमा तो नॉन लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग की सुंदरता को कैसे कंपेयर करेंगे? आपने देखा होगा हमारे बॉलीवुड में बहुत सारे सॉन्ग्स भी बनाए गए हैं, ओके, किसी फीमेल की ब्यूटी को डिस्क्राइब करने के लिए हम चांद वाला सॉन्ग्स भी बहुत सारा बना है। तो फीमेल तो लिविंग थिंग है, उसको मून नॉन लिविंग थिंग से कंपैरिजन किया जा रहा है और भी ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए, ओके। या आप नेचर्स लव बोलते हो, प्रकृति का प्यार, नेचर इज प्रकृति, प्रकृति को एज अ मदर के लव से कंपेयर किया जाएगा। बोलोगे प्रकृति तो नॉन लिविंग थिंग है, और लव तो इमोशंस किसी के अंदर होता है। तो नॉन लिविंग थिंग को जब भी हम लिविंग थिंग से कंपेयर करते हैं तो उसी को हम पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। हाँ, नॉन लिविंग थिंग को लिविंग से करो या लिविंग को नॉन लिविंग से करो, दोनों पर्सोनिफिकेशन, ओके। व्हेन वी पुट द क्वालिटीज ऑफ लिविंग थिंग्स इन नॉन लिविंग थिंग्स, दोनों वाइस वर्स, ओके। तो ये सब चीज याद रखना। अब मून, अब बोलोगे मैन मून हमारे तरफ देखकर हंस रहे थे, ओके, चांद हमें देखकर हंस रहे, तो आप बोलेंगे चांद कैसे हंस सकते हैं? चांद तो नॉन लिविंग थिंग है, कभी चांद को हंसते हुए नहीं देखा है। बट चांद की ब्यूटी को फीमेल की ब्यूटी से करते हैं, नॉन लिविंग थिंग में जान डालने के लिए उसमें लिविंग थिंग वाला कैरेक्टरिस्टिक्स डाल देते हैं। इसी को बोलते हैं मानवीयकरण, पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। ये आपका पर्सोनिफिकेशन हो गया। अब नेक्स्ट आ जाओ, हाइपर बोले। हाइपर का मतलब क्या होता है? हाइपर हो जाता, हाइपर का मतलब है जरूरत से ज्यादा। हाइपर बोले में हम क्या करते हैं ना, किसी चीज को बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं। यहाँ हम बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोल रहे, यहाँ तो हम पूरा शहर सो रहा था, ठीक है, सोने का काम नॉन लिविंग थिंग करता है, शहर कैसे सो सकता है? आग कैसे निगल सकता है? फ्लावर कैसे नाच सकता है? नाचने का काम तो लिविंग थिंग्स करते हैं। बोलने का काम हवा कैसे कर सकता है?
मून कैसे हम पे हंस सकता है? तो यहाँ पे मानवीयकरण किया जा रहा है, सब नॉन लिविंग थिंग है और उसमें लिविंग थिंग वाले इमोशंस डाल रहे हैं, निगलने का, सोने का, डांस करने का। लेकिन हाइपरबोले में क्या होता है ना, चीजों को हम बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं ताकि रीडर का अटेंशन ग्रैब करने के लिए, कि रीडर उस लाइन पे उनका अटेंशन जाए। हम चीजों को बढ़ा चढ़ाकर पोइट्रीज वगैरह में देखोगे कई कई बार हाइपरबोले का यूज होता है एम्फोसिस डालने के लिए, पोइट्री में ड्रामेटिक इफेक्ट डालने के लिए, ताकि हम पढ़ने वाले का अटेंशन अपनी तरफ खींच सके। अब देखो, अगर आपको बोलना है कि आई एम हंग्री, मेरे को भूख लगी है, लेकिन आपको इसी चीज को बोलना है, माय गॉड मेरे को इतनी भूख लगी है ना कि आई कुड ईट अ हॉर्स, मेरे को इतनी भूख लगी है कि मैं तो एक हॉर्स भी खा जाऊंगा। कभी कोई हॉर्स खा पाओगे? ओके, नोबडी, मतलब मुझे नहीं लगता है कि कोई व्यक्ति एक पूरा हॉर्स खा जाएगा। लेकिन अपनी भूख की तीव्रता को बताने के लिए, मतलब एग्जैजरेट कर रहे हैं। एग्जैजरेट का मतलब है चीजों को बढ़ा चढ़ा कर बताना कि यार मुझे इतनी भूख लगी है। अगर यहाँ तक बोलते हैं ना तो ये सेंटेंस उतना प्रभावशाली नहीं होता। सिंपली मैंने लिखा होता आई एम हंग्री, मुझे भूख लगी, तो ये उतना ज्यादा रीडर के अटेंशन को आपकी तरफ ग्रैब नहीं करेगा। लेकिन अगर मुझे इतनी भूख लगी है ना कि आई कैन ईट, अगर मुझे एक हॉर्स मिल जाए तो मैं तो वो भी खा जाऊं, तो ये बढ़ा चढ़ाकर चीजों को बताना। शी क्राइड अ रिवर ऑफ टीयर्स, अगर आपको बताना है कि वो बहुत रो रही थी, मतलब अगर मुझे बोल रहा हूँ कि शी वॉज क्राइंग अ लॉट, बहुत रो रही थी, लेकिन मुझे बता रही थी कि इतना रो रही थी ना कि मतलब समझ लो कि उसके आंसुओं को इकट्ठा किया जाए तो एक नदी बन जाए, एक नदी बन जाए। CUET का नया बैच अभी मई में आएगा। ये देखो, शी क्राइड अ रिवर, कोई इतना रो सकता है? आपके आंख में इतना आंसू तो नहीं है कि इतना रोगे कि पूरा बाढ़ आ जाएगा या पूरा नदी बन जाएगा। ये ऐसे चीजों को बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। नोबडी कैन क्राई अ रिवर ऑफ टीयर्स, ही रैन फास्टर देन द, सबको पता है कि मतलब इतना तेज दौड़ा ना, लाइट के स्पीड ऑफ लाइट से भी तेज दौड़ा। उसके दौड़ने के स्पीड को एग्जैजरेट करने के लिए, मतलब ये बताने के लिए इतना तेजी से दौड़ा, ही वॉज फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट। जबकि पता है कि आप लाइट से फास्ट तो नहीं दौड़ सकते हो, ओके, लाइट का जो स्पीड होता है वो बहुत ज्यादा, उससे फास्ट तो आप नहीं दौड़ सकते हो। लेकिन चीजों को बढ़ा चढ़ाकर बताना। अच्छा, एक अब पता नहीं आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं, एक शेक्सपियर का ड्रामा है, मैकबेथ, ठीक है, मैकबेथ। ये वाला जो लाइन है ना, ये मैंने मैकबेथ से उठाया है, ओके, शेक्सपियर का। उसमें क्या होता है ना कि जो मैकबेथ होते हैं वो किंग का मर्डर कर देते हैं, ठीक है, और मर्डर करने में उनकी वाइफ भी उनका साथ देती है। ये मर्डर के बाद उनका मतलब मर्डर में उनकी वाइफ भी उनका साथ देती है। तो ये वाइफ का डायलॉग रहता है, मतलब ये बताना चाहते हैं ना कि हमारे हाथ खून से इतने रंग चुके हैं कि अगर अरेबिया जाना जाता है परफ्यूम्स के लिए, ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि हमारे हाथ इतने ज़्यादा खून से रंग चुके हैं कि अगर हम अरेबिया से सारे परफ्यूम मंगा भी ले और अपने हाथ में छिड़क भी दे, तब तक हमारे हाथ से, जो ब्लडी हैंड से खून का जो स्मेल है ना वो नहीं जाएगा। जबकि पता है कि आपके हाथ अगर खून, किसी के मर्डर के बाद आपके हाथ से खून से रंगे हुए हैं, आराम से जाके हैंड वॉश से धो लोगे ना तो सारा स्मेल खत्म हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे वो दिखाना चाहते थे कि हमारी क्राइम, हमने इतना गलत काम किया है मर्डर करके कि अब हमारे हाथों से वो खून की महक वो कभी नहीं जा पाएगा। चाहे आप अरेबिया से सारा परफ्यूम मंगा लो, फिर भी ये जो ब्लडी हैंड है इससे ब्लड का स्मेल नहीं जाएगा। तो ये लेडी मैकबेथ बोलती है, ओके। और ये क्या है, ये चीज़ों को बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है कि मतलब हमारा क्राइम इतना बड़ा है, हमने इतना गलत काम किया है कि जिसकी माफ़ी नहीं मिलेगी। आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स, अगर मुझे किसी को बोलना है ना, मैंने आपको कितनी बार बोला, फिर भी आप लोग मेरी बात नहीं मानते हो। मैंने आपको ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार बोला होगा? 10 बार, 20 बार, 100 बार बोला होगा, मिलियन बार थोड़ी बोलूंगी मैं।
कोई भी बात किसी को मिलियन बार थोड़ी बोलेंगे, बस दिखाना है, थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा कर बोलना है कि मैंने कभी कभी मैं भी बोलती हूँ ना, मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट आपको 20 करोड़ बार पढ़ाया है, 10 करोड़ बार ऑफलाइन में बताया है और पेड बैचेस में ये बताया है, जबकि उतनी बार थोड़ी बताया है। बस मुझे बताना होता है ना कि मैं कई बार आपको ये बता चुकी हूँ, फिर भी आप लोग गलती कर रहे हैं। तो आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स। तो ये बढ़ा चढ़ा कर बताने वाला चीज इज अच्छा मैम, आई हैव स्कोर्ड 180 in CPO means I have sent you a mail regarding the graphic designing. I request you. अच्छा, HR is not replying. I'll see to it. हाँ, तो चीजों को बढ़ा चढ़ा कर बताना। आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन ट्रिलियन टाइम्स बोला है, जबकि इतनी बार थोड़ी बोला है, लेकिन थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा कर बता रही। इतना तेज दौड़ा, लाइट के गति से ज्यादा तेज दौड़ा, इतना रोया कि पूरे समंदर मतलब रिवर बन गया। पैराडॉक्स इज टू कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स, वो अलग है। तो ये हो गया हाइपरबोल। अब आ जाओ यूफेमिज्म। यूफेमिज्म क्या होता है? यूफेमिज्म का मतलब होता है कोई अनप्लेजेंट चीज को, ठीक है, कोई अनप्लेजेंट, कोई बुरा चीज को, बैड थिंग को आप ऐसा बोल रहे हो ना, बोल तो उसको वही रहे हो, लेकिन उसको ऐसा बोला जा रहा है ताकि सामने वाले को बुरा ना लगे। जैसे मैं बोलूं कि अरे ये तो अनएम्प्लॉयड है। अनएम्प्लॉयड बड़ा बोलने में खराब लग रहा है, बेरोजगार बोलने में ना मतलब थोड़ा सा क्या लग रहा है, अनप्लेजेंट लग रहा है। बट इसी चीज को मैं थोड़ा सा माइल्ड वे में बोलूं, माइल्ड वे में, यहाँ पे सब इसी चीज को मैं माइल्ड वे में बोलूं ताकि सामने वाले को बुरा ना लगे, तो मैं इसको ये भी बोल सकती हूँ, ही इज इन बिटवीन जॉब्स। ही इज इन बिटवीन जॉब्स मतलब अभी वो जॉब्स ढूंढ रहा है, जॉब्स के बीच में है। बोल तो मैं वही चीज रही हूँ, ओके मतलब यहाँ भी बेरोजगार है, बट यहाँ भी बेरोजगार है, लेकिन यहाँ वाला थोड़ा सा बोलने में ज्यादा ऑफेंसिव लग रहा है, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा प्लेजेंट, थोड़ा सा माइल्ड तरीके से बोल रही हूँ, ये सुनने में उतना खराब नहीं लग रहा है। जैसे वो मर गया, ही डाइड, जैसे बोलते हैं ना वो मर गया सुन के थोड़ा सा मतलब बहुत सीरियसनेस दिख रहा है इसमें, लेकिन अब मैं ऐसा बोलूँ कि वो स्वर्ग सिधार गया, वो अल्लाह को प्यारा हो गया, ऐसा टाइप से बोलूँ तो वो उतना बुरा नहीं लग रहा, बट बोल तो मैं सेम ही रही। अगर मैं डाइड की जगह ऐसा बोलूँ, ही पास्ड अवे, पास अवे का मतलब भी होता है मर जाना ही, लेकिन ये सुनने में उतना खराब नहीं लग रहा है। तो यूफेमिज्म का मतलब होता है, हाँ हाँ, यूफेमिज्म का मतलब होता है किसी भी अनप्लेजेंट इंसल्टिंग चीज को ऐसा बोला जाए कि सामने वाले को बुरा ना लगे, बट बोल तो रहे हैं हम वही चीज, बोल तो वही चीज रहे हैं। देखो, ही इज इन बिटवीन जॉब्स, अगर अनएम्प्लॉयड बोलते हो तो ये थोड़ा सा ज्यादा ऑफेंसिव लग रहा है, इंसल्टिंग टाइप लग रहा है, लेकिन अगर मैं बोलूँ ही इज इन बिटवीन जॉब्स, इन बिटवीन जॉब्स का मतलब भी होता है जॉब्स की तलाश में है, तो इसी को बोलते हैं यूफेमिज्म। ईयू का मतलब होता है अच्छा, नेगेटिव चीजों को थोड़ा सा अच्छा अच्छा करके बोले कि सामने वाले को बुरा ना लगे। पास अवे, उसके फादर पास अवे हो गया, पास अवे का मतलब लग रहा होगा कहीं से गुजर रहे हैं, लेकिन मरने का सेंस है, मरना थोड़ा सा ज्यादा ऑफेंसिव लग रहा है, इसी को ऑल्ड भी माइल्ड तरीके से बोला जा रहा है, पास्ट अवे। नेक्स्ट आ जाओ, ही इज डिफरेंटली एबल्ड, जैसे जैसे मतलब वैसे बोलना नहीं चाहिए, जैसे हम बोलते हैं ना हैंडीकैप्ड वर्ड बोल देते हैं, अरे वो तो हैंडीकैप्ड है, ठीक है। आजकल आप देखोगे मेट्रो ट्रेन्स वगैरह में भी डिफरेंटली एबल्ड वर्ड यूज करते हैं, थोड़ा सा हैंडीकैप्ड बोलने में ना मतलब थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है सुनने में, वो तो हैंडीकैप्ड है, ओके हैंडीकैप्ड है, कुछ नहीं कर पा रहा है, लेकिन हैंडीकैप्ड वर्ड को अगर हम डिफरेंटली एबल्ड बोले, ठीक है, वो डिफरेंटली मतलब बाकियों की तरह नहीं है, वो दूसरी तरह से सक्षम है, ओके वो नॉर्मल लोगों की तरह नहीं है, वो दूसरी तरह से सक्षम है, वो मतलब बाकियों से अलग है। तो डिफरेंटली वर्ड एबल्ड वर्ड का मतलब ही होता है हैंडीकैप्ड, बट हैंडीकैप थोड़ा सुनने में अच्छा नहीं लग रहा। अगर मैंने बोला कि उसको जॉब से फायर कर दिया गया, यू आर फायर्ड फ्रॉम द जॉब, आपको जॉब से निकाल दिया गया, तो फायर वर्ड सुनने में थोड़ा सा बुरा लग रहा है, पता नहीं फायर्ड सुन के सुसाइड कर लेगा, लेकिन उसको लेड ऑफ बोलेंगे तो वो नहीं करेगा सुसाइड। लेड ऑफ का मतलब भी होता है जॉब से निकाल देना, बट ये सुनने में उतना बुरा नहीं लग रहा है। मैं तो बीमार हूँ, मैं तो इल हूँ, ये सुनने में थोड़ा सा खतरनाक लग रहा है, बट आई एम अंडर द वेदर, मतलब मेरे ऊपर मौसम का प्रभाव है, मौसम की वजह से मैं थोड़ा सा अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ, तो ये इतना बुरा नहीं लग रहा। आर यू मैड, पागल हो गए हो?
पागल हो क्या, ये थोड़ा सुनने में अजीब सा लग रहा है, ठीक है। हाँ, उसको वॉकिंग पेपर दिया है। हैव यू लॉस्ट योर मार्बल्स, क्या तुम्हारे कंचे चोरी हो गए हैं। हैव यू लॉस्ट योर मार्बल्स का मतलब भी होता है मैड ही होना। ये किसी को बोलोगे ना, उसको बुरा लगे, आर यू मैड, पागल हो गए हो। उसको सुन के बोले लगेगा अरे क्या बोल रहे हो, ऐसे क्यों बोल रहे हो मेरे को। लेकिन उसको बोलोगे ही हैज लॉस्ट हिज मार्बल्स, मतलब थोड़ा सा दिमाग उसका सही से काम नहीं कर रहा है, तो ये सुनने में उतना बुरा नहीं लग रहा है। इसी को हम बोलते हैं यूफेमिज्म, गो बॉन्कर्स। COET का वोकैब भी मैं जो यूट्यूब पे वोकैब पढ़ाई हूँ ना, वही है, वही है, वही है, ठीक है। तो यूफेमिज्म का मतलब होता है चीजों को ऐसा बोलना, अनप्लेजेंट चीजों को ऐसा माइल्ड बना के बोलना कि सामने वाले को इतना बुरा ना लगे। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, रुको, उसके बाद अभी मैं आगे बता रही हूँ। पर देखते जाना है ना, चीजें याद है कि नहीं, आपको फिर दिक्कत नहीं होगी पार्ट ऑफ स्पीच पहचानने। अभी तक हमने पढ़ा सिमिली, ठीक है, सिमिली पढ़ा और मेटाफर पढ़ा। दोनों का काम होता है कंपैरिजन करना, कंपैरिजन करना, बट यहाँ पे कंपैरिजन एज और लाइक लगा के करते हैं, ओके। और यहाँ पे एज और लाइक नहीं लगाते, कंपैरिजन तो दोनों जगह हो रहा है। फिर हमने पढ़ा पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन में किसी नॉन लिविंग के अंदर लिविंग थिंग्स वाले इमोशंस और फीलिंग्स डालते हैं, ये हो गया। हाइपरबोले, हाइपरबोले का मतलब भी होता है, हाइपर मतलब चीजों को बढ़ा चढ़ा कर बोलना। आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स, मैंने सैकड़ों हजारों बार आपसे ये बात बोला। फिर मैंने आपको यूफेमिज्म बोला, यूफेमिज्म में कोई अनप्लेजेंट चीज को प्लेजेंट वे में बोला ताकि सामने वाले पे बुरा असर ना पड़े, ओके। लेकिन बात तो मैं दोनों जगह सेम ही बोल रही हूँ। यूफेमिज्म हो गया, हाइपरबोले भी हो गया। अरेबिया से सारा परफ्यूम भी मंगा लोगे ना, बट मैंने जो गलत काम किया है ब्लडी हैंड से, मर्डर के जो स्मेल है वो नहीं जाएगा, मतलब मेरा क्राइम बहुत ज़्यादा है, दुनिया का सारा परफ्यूम भी इस क्राइम को धो नहीं सकता है। यूफेमिज्म हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला आ जाओ, ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन और पैराडॉक्स, पैराडॉक्स दोनों में दो ऑपोजिट चीज़ों को बोला जाता है और दोनों के बीच में मैं डिफरेंस बताऊंगी। काफ़ी बार स्कूल वाले स्टूडेंट्स का भी होता है कि स्कूल में भी पूछते हैं, 9-10 वाला जो एग्जाम है ना, 7, 8, 9, 10 से फिगर ऑफ स्पीच पूछना शुरू कर देते हैं। खास करके ये फिगर ऑफ स्पीच को हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर पोइट्रीज वगैरह में, ड्रामाज में भी यूज़ करते हैं कि मैम हमारे ऑप्शन में ऑक्सीमोरोन भी था और पैराडॉक्स भी था। ऑक्सीमोरोन और पैराडॉक्स में दो ऑपोजिट बातों को, कॉन्ट्राडिक्टरी बातों को डालते हैं, ठीक है, एक साथ, ताकि एक इंटरेस्टिंग इफेक्ट आए। ऑक्सीमोरोन का मतलब होता है टू ऑपोजिट, टू ऑपोजिट या टू बिल्कुल अलग अलग आइडियाज को हम एक ही वाक्य में एक्सप्रेस करते हैं ताकि एक इंटरेस्टिंग इफेक्ट आए। अब देखना, इस सेंटेंस में एक्ट नेचुरली इन फ्रंट ऑफ द कैप, कभी कभी हम बोलते हैं ना, अरे उसकी एक्टिंग तो बड़ा नेचुरल एक्टिंग किया, ठीक है, उसकी एक्टिंग ना एक्टिंग नहीं लग रही थी, बड़ा नेचुरल एक्टिंग था। तो आप देख रहे हो दो वर्ड है जो एक दूसरे का ऑपोजिट है। नेचुरल का मतलब नेचुरल होता है और एक्टिंग का मतलब होता है नेचुरल नहीं है, आप बस एक्ट कर रहे दिखा रहे हो, बट नेचुरली आप ऐसे नहीं हो। तो आप देख रहे हो दो ऑपोजिट, एक वाक्य में दो ऐसे वर्ड होते हैं ना जो एक दूसरे का ऑपोजिट होता है, एक दूसरे का ऑपोजिट होता है। ट्रांसफॉर्मेशन भी करवाऊंगी, और ट्रांसफॉर्मेशन में थोड़ा सा अभी एग्जाम्पल्स, आप वही सारे एग्जाम्पल्स ले लेके आपको समझाऊंगी ना जो आपके एग्जाम्स में आया हुआ है, ठीक है, उसी सेंटेंसेस को मैं बना रही हूँ। अब देखो, एक्ट नेचुरली, कैमरा के सामने नेचुरली एक्टिंग करना, तो आप देख रहे हो एक्ट करना, एक्टिंग एंड नेचुरलनेस, ये दोनों एक दूसरे का विरोधाभास, कॉन्ट्रडिक्शन है, कॉन्ट्रडिक्शन। हाँ, मेरे चैनल पे बस काफ़ी स्टूडेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन का वेट कर रहे हैं, अभी मैं इसको करवा दे रही। ही इज अ डीपली सुपरफिशियल, अरे लग रहा है ना दूसरा वाला स्लाइड ले लिया, सुपरफिशियल। एक मिनट रुकना जरा, विकास, आपने आपने ये वाला कहाँ से, पेन ड्राइव से लिया है? कौन सा? ये वाला
हाँ क्योंकि मैंने तो बहुत सारा स्पेलिंग रॉन्ग था, कल इम्प्रूव किया था सब। से मैं तो पेन ड्राइव वाला ही लिया नहीं, वही हमारे पास वही फ्रेश, एक ही था हमारे इसका पास। मतलब है कि वो सेव नहीं हुआ हो था। सकता है, वो मेरे पास एक ही था तो ना। मैं ना एक बार जब इनको दूंगी ना, Yes, तो ma'am. मैं इसका स्पेलिंग सब ठीक कर दूंगी, उसके बाद ही देना ठीक है, हो टेलीग्राम। सकता है क्योंकि कल मैंने सब सेव किया था, एकदम सेव नहीं सेव हुआ नहीं था। हुआ। चलो ठीक, मैंने एक ही मैंने बनाया बहुत बड़ी। ओके। हाँ, oxymoron, he is a deeply superficial person. सुपरफिशियल का मतलब होता है ऊपर ऊपर, ऊपर ऊपर, नॉट गहरा, नॉट डीप। अब बोलोगे ये बहुत गहरा सुपरफिशियल पर्सन है, तो कुछ अटपटा सा लग रहा है ना, क्योंकि दो ऑपोजिट बातें बोली जा रही है। एक तो गहरा भी बोल रहे हो, और एक सुपरफिशियल का मतलब है बहुत गहरा नहीं है। तो यहाँ पे डीप और सुपरफिशियल एक दूसरे का ऑपोजिट वर्ड है, ऑपोजिट वर्ड है। ही वॉज क्लियरली कंफ्यूज्ड, ऐसा हम बोलते हैं ना, स्पष्ट रूप से दिख रहा था कि वो कंफ्यूज था। बातचीत में ऐसा बोल देते हैं। तो क्लियर का मतलब है क्लियर, और कंफ्यूज का मतलब है अनक्लियर। ठीक है, वो स्पष्ट रूप से दिख रहा था कि वो कंफ्यूज था। तो ये क्लियरली और कंफ्यूज्ड, ये दोनों ऑक्सीमोरोन है। ऑक्सीमोरोन का मतलब है दो ऑपोजिट बातें जो एक दूसरे का ऑपोजिट। इट इज अ वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल वर्ल्ड में जाते हो, वर्चुअल का मतलब क्या है, अनरियल, और रियलिटी का मतलब है रियल। तो ये दोनों वर्ड एक दूसरे को ऑपोजिट है ना, ऑपोजिट है, ऑपोजिट है। हाँ, ओके। इट वॉज एन ओपन सीक्रेट, ये तो एक ओपन सीक्रेट है, एक तो सीक्रेट भी है। सीक्रेट का मतलब है कि गुप्त है, हिडन है, और साथ में बोल रहे हो ओपन भी है, खुला हुआ भी है और सीक्रेट भी है। तो ये एक दूसरे का ऑपोजिट है, ये दोनों वर्ड एक दूसरे को काट रहा है, ऑपोजिट है। इसको हम ऑक्सीमोरोन बोलते हैं। ठीक है, अब और भी कुछ वर्ड डाल दिया। जेन्युइन इमिटेशन, इमिटेशन का मतलब होता है नकल करना, और जेन्युइन का मतलब है असली। कहां से असली और नकल एक साथ हो जाएगा? दिस इज ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन, कनिंग और स्मार्ट ऑक्सीमोरोन नहीं है। स्मार्ट को हम डिफरेंट सेंस में यूज कर लेते हैं। ओके, अब देखो आइसी हॉट, हॉट का मतलब है गरम, और आइसी का मतलब है ठंडा। ये भी एक दूसरे का ऑपोजिट है। जॉयफुल सैडनेस, सैडनेस का मतलब है दुख, और जॉय का मतलब है खुशी। तो ये दोनों वर्ड एक साथ यूज हुआ, जबकि एक दूसरे का ऑपोजिट है। ये श्रिम्प किसको बोलते हैं? जो छोटी वाली मछली होती है ना, श्रिम्प का मतलब होता है बहुत छोटी छोटी मछली, और जंबो का मतलब होता है लार्ज, जंबो श्रिम्प। लार्ज भी है, और श्रिम्प छोटी वाली मछली को भी बोलते हैं। तो ऑक्सीमोरोन का मतलब क्या होता है कि दो वर्ड्स यूज किया जाता है, जबकि एक वर्ड दूसरे का जस्ट ऑपोजिट है। ओपन सीक्रेट, ओके, वर्चुअल रियलिटी, ये सब हम यूज करते हैं, सारे ऑक्सीमोरोन है। सीरियसली फनी, हाँ सीरियसली फनी भी है। और एक स्टूडेंट ने बोला कि मैम क्या ये ऑक्सीमोरोन हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। हैप्पीली मैरिड, भगवान ये अपने मन से नहीं कर, दे आर हैप्पीली मैरिड, ये ऑक्सीमोरोन हो सकता है। अपने मजाक नहीं बना लेना है शादी को कि मैम मैरिड में हैप्पी कोई कैसे रह सकता है, ये तो जस्ट उल्टा हो गया। मैरिड में कौन बोला कि हर लोग मैरिड में सैड ही होते हैं? ओके, तो ये कोई ऑक्सीमोरोन नहीं है। एक स्टूडेंट मैं कभी फिगर ऑफ स्पीच पढ़ा रही थी, बोल रहा मैम हैप्पीली मैरिड होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ये एक दूसरे का ऑपोजिट नहीं है। कहीं से भी ये नहीं है कि जो आदमी का शादी हो गया वो खुश नहीं रह सकता है। तो दिस इज नॉट एन ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन अलग है। क्लियर, अनक्लियर, गहरा, कम गहरा, वर्चुअल का मतलब है अनरियल, रियल, ये सारे ऑक्सीमोरोन्स। ठीक है, सीरियसली फनी, हाँ दिस इज सीरियसली फनी। एक तो फनी भी है, और दूसरा ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये बहुत सीरियसली ही इज अ फनी मैन। एक सीरियस भी है, एक फनी भी है। जैसे प्रेटी अगली, यहाँ तो प्रेटी का मतलब है काफी बदसूरत है। अब बोलोगे मैम प्रीटी का मतलब है सुंदर, अगली का मतलब है बदसूरत। ये सारे ऑक्सीमोरोन्स होते हैं, जस्ट ऑपोजिट। पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ मिल जाएगा इसका। बिटरली स्वीट, तो ये आपका ऑक्सीमोरोन हो गया। ठीक है, अब आ जाओ एलिटरेशन।
एलिटरेशन में क्या होता है ना, साउंड्स रिपीट होते हैं, ओके, रेपिटेशन होता है। एलिटरेशन बहुत इजी होता है, आपको सेंटेंस से ही पता चल जाएगा कि मैम इस वाक्य में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है। इट इज द रेपिटेशन ऑफ द सेम इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड, ताकि थोड़ा सा म्यूजिकल बनाया जा सके, ठीक है, थोड़ा सा एम्फोसिस डाले और वाक्य में रिदम डाला जा सके। रिदम का मतलब है थोड़ा सा म्यूजिकल इफेक्ट देने के लिए। अब देखो, द गर्ल ग्रैब्ड, गर्ल, सेम साउंड रिपीट हो रहा है, गर्ल ग्रैब्ड गोल्डन गूज एंड रैन, तो ग ग ग का साउंड रिपीट हो रहा है, ओके, ग का साउंड रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट देखो, मोस्ट मॉन्स्टर्स डोंट माइंड मेकिंग मेसेस, म हो रहा है, एम साउंड ज्यादा रिपीट हो रहा है, यहाँ पे देखो एम म, तो इट इज द रेपिटेशन। एलिट्रेशन का मतलब होता है रिपीट होना, सेम साउंड का रिपीट होना इनिशियल। स्टर्न विंड्स स्ट्रीव स्टिल वाटर्स, वो चंदू की चाची चांदनी चौक, वो वाला जो हिंदी में करते हैं ना टंग ट्विस्टर, वही वाला है। स स वाला साउंड का रिपीट हो रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड। शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर, ये सब बोलते हैं ना हम लोग, ठीक है। शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर, तो देख रहे हो, सी नहीं होगा, श हो रहा है, सेल्स, सी सेल्स, फिर यहाँ श, फिर यहाँ सी शोर, तो स का साउंड टंग ट्विस्टर वाला, ओके। हाँ, और देखो मैं क्या बोलूँ, जो भी स्टूडेंट्स हैं ना हमारे जितने भी टीजीटी वाले टीचर्स है, पीजीटी वाले टीचर्स, मतलब जो एग्जाम देते हैं, सीटैट हो, एनडीए हो, सीडीएस हो, DSSB हो, एसएससी बैंकिंग हो, ठीक है, एसएससी हो, मेरे को बहुत खुशी होती है कि हमारे चैनल पे हर बच्चा आता है और यहाँ से उन्होंने एग्जाम निकाला। अभी मैंने एक गर्ल का इंटरव्यू डाला था, तो देखो जलने वाले तो जलते रह जाएंगे। जब मैं उस गर्ल का इंटरव्यू ले रही थी ना, उसने एफकैट और सीडीएस निकाला था, बट उसका एसएसबी नहीं हुआ, ठीक है, रिटन एग्जाम निकाला था। काफी सारे बच्चे रिटन निकालते, बट असली कहानी तो एसएसबी की होती है ना, मतलब इंटरव्यू वाला, तो उसने नहीं निकाला है। जब मैं उसका इंटरव्यू ले रही थी, उसने 7 एग्जाम्स निकाला 1 साल के अंदर, तो मैंने उसको बोला था कि जब आपका इंटरव्यू जाएगा ना, तो कुछ बच्चे ना पिछले 4 साल से बैठ के यूट्यूब पे कमेंट देख रहे हैं, किसी का सक्सेस वो डाइजेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन उसी में इतने सारे बच्चे थे ना, मतलब 90% बच्चे थे, ऐसे बच्चे 10% होते हैं जो पिछले 5 साल से ना एग्जाम नहीं निकाले, सब यूट्यूब पे बैठ के कमेंट ही कर रहे हैं, अरे ये झूठ बोल रही है, अरे ये बोल रही हो, वो बोल रही है। तो मैंने उस गर्ल को बोला था कि ऐसा कमेंट्स आएगा ना, तो उसको आप इग्नोर करना, लेकिन कुछ बच्चे आपसे गाइडेंस लेना चाहेंगे ना, चाहे सीडीएस एनडीए का रिटन वगैरह है, तो आप कमेंट्स में उन्हें गाइड जरूर कर देना, क्योंकि जो जिनका काम है बोलना, वो तो बोलते रहेंगे, वो बने ही है यूट्यूब पे कमेंट करने के लिए। और उस गर्ल से मैंने बात किया, वो जितना कैमरा में दिखी है उसके पीछे वो बहुत स्मार्ट गर्ल थी, उसने सही स्ट्रैटेजी करके सब किया, पहले ही अटेम्प्ट था। तो उसने बोला भी, ठीक है, कि इंग्लिश पढ़ना है, ठीक है, यू हैव कम हियर सिर्फ इंग्लिश पढ़ने के लिए, और आपको यहाँ पे सब मिलेगा, कोई भी एग्जाम निकाल सकते हो। ये जो बीपीएससी, ओके, जो टीचर्स एग्जाम है, वहां से भी तो मैं कुछ अलग बैच थोड़ी स्टार्ट कर रही हूँ, वहां भी आपको सब यही मिलेगा, बस आपको पढ़ना है। वो एक गर्ल थी, दिया नाम था, अभी मैंने उसका वीडियो डाला था, उसमें से काफी सारे बच्चे ने बहुत इंस्पायर्ड हुए कि उसने क्या किया। इंटरव्यू में ना बहुत सारा चीज एक साथ डिस्कस नहीं किया जा सकता, बोरिंग होने लगता है, लेकिन जब मैं उसकी बातें सुन रही थी, तो मैंने बोला कि भाई, जब उसने बोला ना कि मैम मुझे मॉक टेस्ट से प्यार हो गया था, तब मैं समझ गई कि इसके सिलेक्शन का राज तो यही है कि मॉक टेस्ट में आज मॉक देना है और देखना है कि मेरा कितना गलत होता है। सही से ज्यादा उसको इंटरेस्ट था गलत होने का, कौन कौन सा चीज ऐसा है ना जो मेरे को नहीं आता है, गलत होता, आज मैं कुछ नया सीखने वाली, ये सोच के मॉक्स देना, बाकी तो छोड़ दो। तो ये एलिटरेशन हो गया। एलिटरेशंस में साउंड्स रिपीट होते हैं, श श म क वाला। हाँ, स्टेनो और वो सब का कुछ, सबका एक ही बैच होता है, आपके ऊपर है, तो बैच मांगते रह जाओगे। हाँ, अब आ जाओ पन।
एलिट्रेशन हो गया, सेम साउंड रिपीट होता है। पन, पन का मतलब है ना ऐसे वर्ड्स जिसका दो मीनिंग्स निकल के आता है। पन से हम क्या करते हैं, हम शब्दों के साथ खेलते हैं, थोड़ा सा ह्यूमरस, ह्यूमरस मतलब मजाकिया, मजाकिया तरीके से कोई वर्ड को ऐसा बोलते हैं ना कि उस वर्ड का दो मीनिंग निकल के आ रहा है और दोनों मीनिंग उस व्यक्ति या उस चीज पे सूट कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा इसका मतलब होता है शब्दों के साथ खेलना, एक शब्द का दो मीनिंग निकल के आए। ओके, थोड़ा सा, अब ऐसा नहीं है इंसल्ट, डबल मीनिंग का मतलब वो मत समझना कि डबल मीनिंग बातें कर रहा है, मतलब बोल कुछ और रहा है, इसका मीनिंग तो कुछ अजीब सा अटपटा वाला है, वो नहीं। यहाँ शब्दों के साथ एक वर्ड है जिसका दो मतलब होता है, शब्दों के साथ खेला जाता है, दैट हैव मोर देन वन मीनिंग, पन बोलते हैं। अब देखो, स्टेबल का दो मतलब होता है। एक स्टेबल का मतलब होता है अस्तबल, अस्तबल मतलब स्टेबल में हॉर्स रहते हैं, ठीक है। और एक स्टेबल का मतलब होता है वेरी कूल, स्थिर, वेरी काम, वेरी कूल। तो हम बोलेंगे ना द हॉर्स इज अ स्टेबल एनिमल, हॉर्स इज अ स्टेबल एनिमल। अब सामने वाला ना थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है, क्या शब्दों के साथ खेला है इसने स्टेबल में, इसका दो मतलब जा सकता है। हॉर्स इज अ स्टेबल एनिमल मतलब जो हॉर्स होता है ना बड़ा कूल और काम एनिमल होता है, और स्टेबल एनिमल मतलब अस्तबल में रहने वाला एनिमल हॉर्स होता है। तो स्टेबल मीन्स बोथ काम एंड अ प्लेस फॉर हॉर्सेस। तो पन का मतलब होता है अ सिंगल वर्ड हैविंग टू डिफरेंट मीनिंग्स, और दोनों इस कॉन्टेक्स्ट में फिट हो जा रहा है। थैंक यू सो मच मैम, आपकी वजह से ये सो बन गया हूँ। वेरी गुड, कॉन्ग्रेट्स। अब मैं बोलूंगी थैंक यू कॉन्ग्रेट्स अनिल कुमार बोलूंगी तो तुरंत किसी का आ जाएगा मैम हमारा सीट चुरा के वो ये सो बन गया है, आप ही का सीट चुरा के वो बना है। अब टीचर्स तो इतनी मुश्किल में पड़ गए हैं ना, काफी सारे। देखो एक चीज, एक दो चीज ध्यान रखना कि जो अनफेयर वाला हुआ है ना, इस बार इनजस्टिस हुआ है, लेकिन उसमें से 90% बच्चों ने सिलेक्शन अपने हार्ड वर्क पे लिया है। ये 1700-1800 कैंडिडेट्स में थोड़ा सा इशू आ गया। ओके, इनका कम नंबर पे भी सिलेक्शन हो गया है, और जो बाकी सारे डिजर्विंग थे उनका नहीं हुआ। तो वो गर्ल का जो मैंने लिया है उसका 336 था, वो किसी का सीट नहीं चुराया, उसने किसी का सीट नहीं चुराया, उसका हुआ है, उसका कैलिबर था। तो टीचर तो ना आपके सक्सेस को सेलिब्रेट कर पा रहे हैं ना कुछ कर पा रहे हैं। इस बार एसएससी ने इतना खराब काम किया है, इनजस्टिस किया है। तो दो मीनिंग निकलता है, पन इसी को बोलते हैं। अब आ जाओ फिशेस। सॉरी, आपको जब मैंने नाउन पढ़ाया था, अरे कहाँ चला गया, जब मैं नाउन चैप्टर पढ़ा रही थी ना, नाउन चैप्टर में जैसे ऐसा कुछ पढ़ाती हूँ, अ डैश ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स के झुंड को अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स होते बोलते हैं, ठीक है। काऊ के झुंड को अ हर्ड ऑफ काउज बोलते हैं। ओके, बुके का फ्लावर्स का बुके होता है, फ्लावर ऑफ बुकेस। उसी तरह जो फिशेस का समूह होता है, अ डैश ऑफ फिश, जो मछलियों का समूह होता है ना, उसको स्कूल बोलते हैं, स्कूल, ठीक है। जैसे वो होता है लायंस के समूह को क्या बोलते हैं, अ प्राइड ऑफ लायंस। उसी तरह फिश के, मछलियों के समूह को स्कूल बोलते हैं, शोल भी बोलते हैं और स्कूल भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दो मतलब निकल के आएगा। हाँ, पन का मतलब होता है एक वर्ड जिसका दो मतलब निकले, और दोनों मतलब इस कॉन्टेक्स्ट में फिट हो जाएगा। अब सामने वाला कंफ्यूज है कि आखिर ये किस कॉन्टेक्स्ट में बोलना चाह रहा है। देखो, फिशेज आर स्मार्ट बिकॉज दे लिव इन स्कूल्स। ये जो फिश होते हैं ना, ये बहुत स्मार्ट होते हैं क्योंकि ये स्कूल में रहते हैं। ये तो सामने वाला बेचारा कंफ्यूज्ड है कि आखिर ये बोलना क्या चाह रहा है। ओके, जिसको आइडिया है ना वो समझ जाएगा कि यहाँ अरे इसने तो यहाँ पे कुछ और सेंस में बोलना चाह रहा है, यहाँ पे ये कुछ बोलना चाह रहा है अलग, बट इसका मीनिंग कुछ और निकल के आ मतलब इसका दो मीनिंग निकल के आ रहा है। एक तो आपको लगेगा फिशेस स्मार्ट होते हैं बिकॉज ये स्कूल में रहते हैं, तो आपको लगेगा फिशेस कहाँ से स्कूल में जाते हैं, लेकिन यहाँ स्कूल का मतलब झुंड हो गया। ओके, जो फिशेस का ग्रुप होता है ना, यहाँ स्कूल का एक और मतलब निकल कर आ रहा है। ओके, हाँ। अब आ जाओ, स्कूल मीन्स बोथ, स्कूल जहाँ आप पढ़ने जाते हो, विद्यालय, और एक स्कूल मतलब ग्रुप ऑफ फिश भी होता है।
आई कंप्लीटेड माई होमवर्क। अब इस होमवर्क का दो मतलब निकल रहा है। एक तो वो होमवर्क स्कूल वाला होमवर्क, एक होमवर्क का मतलब होता है वो वर्क जो आपको स्कूल में मिला था घर में करने के लिए, क्या बोलते, गृह कार्य। आपने आपने अपना होमवर्क कर लिया, स्कूल में जो होमवर्क मिला था वो किया। और एक मतलब इसका ये भी जा सकता है कि मैंने अपना होम का वर्क किया, मैंने अपना घर का काम किया। देखो इसका मतलब एक स्कूल वाला काम जो आपको घर में करके आना था, और एक होमवर्क मतलब घर का जो काम रोज का होता है वो किया। अब फोर्थ वाला सेंटेंस देखना, फोर्थ वाला सेंटेंस, वाई डोंट सम कपल्स गो टू द जिम। कुछ कपल्स जिम क्यों नहीं जाते? बिकॉज सम रिलेशंस डोंट वर्क आउट। यहाँ वर्कआउट का दो मतलब होता है। देखो कितने आसानी से ना वर्कआउट वर्ड के साथ इन्होंने खेला है, वर्ड्स के साथ खेल के दो मतलब बताना। ये बोल रहे कुछ कपल्स जो होते हैं, कुछ जोड़े होते हैं, वो जिम क्यों नहीं जाते हैं। ओके, तो इसका दो मतलब निकल सकता है कि बिकॉज कुछ रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं करता है। वर्कआउट मतलब कुछ रिलेशनशिप लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होता है, प्रॉब्लम। और यहाँ वर्कआउट का वो भी मतलब जा सकता है कि कुछ रिलेशनशिप को जिम जाके एक्सरसाइज करने का मन नहीं करता है। आप जिम जाके वर्कआउट करते हो ना? किसका है ये? ओटीपी बोल रहा है सर। देखो एक मिनट, रुक जाओ, अभी मत देना। सर नहीं आया अभी तक। हाँ, नहीं नहीं नहीं, कहाँ आया? मैसेज नहीं आया कोई। नहीं है। आप प्लीज मत दे दूंगा सर। तो पन में why don't some couples because some relationships don't work out। कुछ रिलेशनशिप्स है ना, कुछ कपल्स जिम में जाके एक्सरसाइज नहीं करना चाहते हैं। और यहाँ वर्कआउट का एक मतलब होता है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, दो मतलब जा सकते। पन में डबल मीनिंग। अब आ जाओ पैराडॉक्स। आपके दिमाग में आएगा कि मैम ऑक्सीमोरोन, ठीक है, ऑक्सीमोरोन में भी तो दो ऑपोजिट बातें बोली जा रही है, ठीक है। ऑक्सीमोरोन में भी दो ऑपोजिट है, ठीक है। और पैराडॉक्स, पैराडॉक्स में भी तो दो ऑपोजिट बातें ही बोली जा रही। आखिर दोनों में डिफरेंस क्या है? जैसे ऑक्सीमोरोन में मैंने आपको करवाया है ना, क्लियरली कंफ्यूज्ड, मतलब क्लियर भी है और कंफ्यूज भी है, ओपन सीक्रेट। तो वहां पे भी तो दो अलग अलग बातें बोली जा रही है जो एक दूसरे से ऑपोजिट है। और पैराडॉक्स में भी दो बातें बोली जा रही है जो एक दूसरे से ऑपोजिट है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस क्या है कि पैराडॉक्स, पैराडॉक्स एक क्लॉज या एक स्टेटमेंट की तरह होता है, ठीक है। बट ऑक्सीमोरोन में दो वर्ड होते हैं। ऑक्सीमोरोन में जैसे मैंने लिखा, देखो, क्लियरली और कंफ्यूज्ड, ओपन और सीक्रेट, प्रेटी, अगली, आईसी और कोल्ड। ऑक्सीमोरोन में क्या होता है ना, बस दो वर्ड जो होता है एक दूसरे का ऑपोजिट होता है। बट पैराडॉक्स में भी दो चीजें ऑपोजिट होती है, बट पैराडॉक्स इज अ स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट होता है जो क्लॉज या स्टेटमेंट के फॉर्म में होता है, वर्ड के फॉर्म में नहीं होता है। पूरा स्टेटमेंट एक दूसरे का नेगेटिव है। बट ऑक्सीमोरोन में दो वर्ड एक दूसरे का नेगेटिव मतलब उल्टा होता है। देखो, इफ यू विश फॉर पीस प्रिपेयर फॉर वॉर। अगर आप शांति चाहते हो तो फिर तो आपको लड़ाई के लिए रेडी रहना है। अगर आप पैसे बचाना चाहते हो तो यू हैव टू स्पेंड इट, खर्च करना होगा। खर्च करोगे तभी तो पैसे भी बचेंगे ना। हो गया? नहीं आता? नहीं आया। हाँ। तो ये एक दूसरे, यहाँ पे ना, यहाँ पे कोई एक वर्ड नहीं है जो एक दूसरे का ऑपोजिट है, ठीक है। ये पूरा पूरा क्लॉज है। अगर आप शांति चाहते हो तो फिर आपको वॉर के लिए प्रिपेयर करना है। अगर आपको पैसे बचाने हैं तो आपको खर्च भी करना होगा। देखो, ये 10th स्टैंडर्ड में हर एक बच्चा ने एक वो पढ़ा होगा, द राइम ऑफ एंशिएंट मरीनर। द राइम ऑफ एंशिएंट मरीनर एक पोएम था,
ओके, सीबीएसई के सिलेबस में था, जिसको कॉलेरिज ने, एसटी कॉलेरिज, सैमुअल टेलर कॉलेरिज ने लिखा था, उसमें ये वाला फ्रेज था। और जब भी ये फ्रेज आता है तो वो पूछते हैं कि इसका पैट ऑफ स्पीच क्या है। इसका पैट ऑफ स्पीच पैराडॉक्स है। देखो, जस्ट एक दूसरे का ऑपोजिट है। वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। चारों तरफ पानी ही पानी था, बट एक बूंद भी पीने के लिए नहीं था। तो आप बोलोगे मैम ये तो बिल्कुल दो अलग अलग चीजें रख रही है, जब चारों ओर पानी है और एक बूंद भी पीने के लिए नहीं है। तो दिस इज अ पैराडॉक्स। और यहाँ पे ना ऐसा नहीं है कि कोई दो वर्ड आपको एक दूसरे का साथ साथ दो वर्ड यूज है जो एक दूसरे का ऑपोजिट निकल रहा है। तो पैराडॉक्स एक स्टेटमेंट फॉर्म में होता है और ऑक्सीमोरोन वर्ड फॉर्म में होता है। दो वर्ड होता है जो एक दूसरे को काटता है। लेस इज मोर इज द एग्जाम्पल ऑफ पैराडॉक्स। पैराडॉक्स हमेशा एक पूरा स्टेटमेंट फॉर्म में होता है और बात दोनों जगह ऑपोजिट ही बोला जा रहा है, बट ऑक्सीमोरोन में दो वर्ड एक दूसरे का ऑपोजिट है। ठीक है, जैसे ये वर्ड देखो, इसके बाद हाँ, आपको फिर पार्ट ऑफ स्पीच समझने में दिक्कत नहीं आएगी। इसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। वैसे मैंने व्हाइट बोर्ड पे भी एक बार पढ़ाया था, बट बहुत सारा चीज आज नया भी पढ़ा रही है। देखो, दो वर्ड दिख रहा है, ठीक है, एक्ट, दोनों वर्ड एक साथ रहेगा। ओके, ऑक्सीमोरोन में क्या होगा कि दो वर्ड एकदम अगल बगल एक साथ रहेगा। एक्ट एंड नेचुरली, यहाँ भी देखो, डीपली और सुपरफिशियल, दो वर्ड एक साथ, एक दूसरे का ऑपोजिट। दोनों वर्ड हमेशा साथ साथ रहेगा, एक दूसरे का ऑपोजिट। दोनों वर्ड साथ साथ एक दूसरे का ऑपोजिट, एक दूसरे का ऑपोजिट। बट पैराडॉक्स में वर्ड नहीं होता है, स्टेटमेंट अलग अलग रहेगा। ठीक है, ऑक्सीमोरोन में दो वर्ड रहेगा और एकदम अगल बगल, दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट होगा। पैराडॉक्स में ऑपोजिट थोड़ी हो रहा। आप बोलोगे कि मैम पीस है और यहाँ पे वॉर है, ठीक है, तो ये साथ साथ थोड़ी है। यहाँ भी सेव है, बचाना, और स्पेंड करना, दोनों साथ साथ नहीं है ना। ओके, डेथ इज द एंड येट द बिगनिंग। इसको ना कल पता नहीं, लग रहा है मैंने सब ठीक किया था, सेव नहीं हुआ है लग रहा है। डेथ, डेथ अंत है, लेकिन फिर भी डेथ एक शुरुआत भी है। तो एंड का उल्टा बिगिनिंग, बट दोनों साथ साथ नहीं है ना, एक क्लॉज फॉर्म में, एक क्लॉज और स्टेटमेंट फॉर्म में। डोंट गो नियर द वाटर अनलेस यू लर्न टू स्विम, ये भी थोड़ा सा उल्टा ही लग रहा है कि पानी के नजदीक नहीं जाना है। जब तक आपको स्विमिंग नहीं आता है ना, आपको पानी के नजदीक नहीं जाना है। और ये तो जस्ट उल्टा है, क्योंकि स्विम करने के लिए पानी के पास तो जाना जरूरी है। पानी में उतरोगे तभी तो स्विम करना सीखोगे। तो ये भी एक दूसरे का जस्ट कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट। ओके, तो इसी को बोलते हैं पैराडॉक्स, और ऑक्सीमोरन अलग है। अब आ जाओ आयरनी। आयरनी को हिंदी में क्या बोलते हैं? आयरनी इन हिंदी इज नोन एज विडंबना। ओके, जैसे कभी हम बोल देंगे रे, विडंबना की बात ये है कि उसके फादर इतने बड़े लॉयर, उसके दादाजी जज, और ये तो चोर निकला। तो मतलब जस्ट अच्छा अच्छा, आयरनी का मतलब अगर हिंदी में देखा जाए ना तो विडंबना बोलेंगे। इसको सिंपल लैंग्वेज में आयरनी को बोल सकते हो एक्सपेक्टेड वर्सेस रियलिटी। इसी को विडंबना बोलते हैं। विडंबना की बात है कि इतना अच्छे उसके मम्मी पापा और ये तो चोर निकल गया। मतलब जैसा एक्सपेक्ट किया गया था निकला उसका उल्टा। तो आयरनी व्हेन यू से समथिंग, ठीक है, आप कुछ बोल और रहे हो लेकिन मीनिंग कुछ और निकल के आ रहा है, मतलब रियलिटी कुछ और है। कभी कभी हम इसको सरकाजम भी बोलते हैं, किसी पे हमें थोड़ा सा व्यंग करना हो। और व्यंग में मतलब बहुत ज्यादा कटाक्ष नहीं, बहुत ज्यादा आपको तीखा व्यंग करते हैं ना, उसको सटायर बोलते हैं। सटायर करना, किसी पे व्यंग करना। यहाँ पे हल्का सा कटाक्ष कर रहे हो कि देखो मदर फादर जज और लॉयर है और ये चोर निकला, चोर निकला है। तो आयरनी का मतलब हिंदी में लिख लो विडंबना। इसको इजी लैंग्वेज में समझ सकते हो। एक्सपेक्टेड कुछ और है, रियलिटी कुछ और है। जैसे बोल रहे हैं ना पुलिस स्टेशन में ही चोरी हो गई, तो ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। पुलिस स्टेशन में चोरी हो गई, और जब चोर दूसरे के घर में चुरा रहा था तो उसके घर में ही चोरी हो गई। तो ये सब मतलब जस्ट ऑपोजिट हो गया। देखो द ट्रैफिक कॉप, ये जो ट्रैफिक पुलिसमैन है ना, उसी का चालान कट गया।
ये तो बहुत विडंबना की बात है। ट्रैफिक पुलिस दूसरे से चालान काटता है, ट्रैफिक पुलिस रूल्स को ओबे करता है, और बहुत ट्रैफिक पुलिस से एक्सपेक्ट किया जाता है रियलिटी में वो रूल्स को माने, बट उसने उसी का चालान कट गया, इसका मतलब है उसने रूल्स फॉलो नहीं किए। तो बहुत विडंबना की बात है, एक्सपेक्टेड कुछ और है, रियलिटी कुछ और निकला। ये तो आईनी आईनी का भी अलग अलग टाइप होता है। अब फायर स्टेशन का काम क्या होता है? आग बुझाना। नो, और फायर स्टेशन में ही आग लग गई। ये तो बड़ा व्यंग करके बोला जा रहा है ना, व्यंग करके बोला जा रहा है कि फायर स्टेशन है और फायर स्टेशन में ही आग लग गई। ये तो आयरनी है। फायर स्टेशन से एक्सपेक्ट किया जाता है कि आग बुझाए, बट आग वहां पे लग गया। अब वेजिटेरियन, बुचर शॉप किसको बोलते हैं? कसाई खाने को, कसाई वाली दुकान जहाँ पे मीट और वो सब काटते हैं। बोल रहे एक वेजिटेरियन है। ये तो बड़ी विडंबना की बात है कि वेजिटेरियन व्यक्ति ने बुचर शॉप खोल दिया। तो एक्सपेक्टेड और रियलिटी दोनों में काफी डिफरेंस है। नेक्स्ट, अ पुलिस स्टेशन इज ब्रोकन इनटू का मतलब है तोड़कर चोरी करना। अब पुलिस स्टेशन जो लोगों के घर में चोरी होने से बचाते हैं, विडंबना की बात है कि पुलिस स्टेशन में ही चोरी हो गई। ये तो बहुत विडंबना की बात है कि एक पायलट है और उसको हाइट से डर लगता है, हाइट से डर लगता है। इज अ पायलट एंड इज फियर ऑफ वॉर। जैसे कोई सोल्जर है, यू आर अ सोल्जर एंड यू आर अफ्रेड ऑफ फाइटिंग। ये तो बहुत विडंबना है कि तुम सोल्जर हो और तुम्हें लड़ाई से डर लग रहा है, युद्ध से डर लग रहा है। पायलट है तो क्या उड़ाओगे यार प्लेन? तुम्हें हाइट से डर लग रहा है। तो ये सबको आयरनी नहीं बोलते। नेक्स्ट, अब 1 बजे से क्लास भी है। ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया का मतलब क्या होता है? यहाँ पे भी ना आप बोलोगे मैम वो जो होता है, आपने एलिटरेशन पढ़ाया। एलिटरेशन में तो सेम कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट करता है, लेकिन ओनोमेटोपिया में क्या होता है? इट्स अ फिगर ऑफ स्पीच। मतलब जो साउंड हम लिखते हैं ना, वो उसी साउंड को इमिटेट करता है। जैसे आप देखो, द क्लॉक टिक्ड लाउडली इन साइलेंस। जैसे बहुत बहुत सन्नाटा था और उसी में घड़ी की टिक टिक की आवाज आ रही है। तो यहाँ पे टिक्ड वर्ड किया मैंने, ठीक है। यहाँ मैंने टिक्ड वाला साउंड, टिक 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 वाला साउंड को, टिक वर्ड को यूज किया। और ये टिक वर्ड जो है ना, ये नकल करता है घड़ी के साउंड को। टिक टिक, घड़ी का साउंड भी तो टिक टिक वाले सेंस में आता है। इट इमिटेट्स द साउंड। जिस तरह का वो साउंड निकालता है ना, वही वर्ड को यूज किया जाता है। टिक्ड एकोज द साउंड। जैसे घड़ी का टिक टिक बोलते हैं ना, घड़ी की टिक टिक। ओके, इसी को बोलते हैं ओनोमेटोपिया, साउंड के सेंस में है। और आवाज, द बीज, जैसे बज, द बज बज करना, बज, बजिंग ऑफ बीज। ये जो मधुमक्खियों की जो आवाज होती है, अगर आपने सुना होगा मतलब मधुमक्खी का आवाज कहीं सुना होगा, तो ज वाले सेंस में जाता है, तो इसीलिए बजिंग कर दिया। बजिंग किसके साउंड को इमिट करता है? मधुमक्खी जिस तरह से आवाज निकालता है ना, उसी साउंड को बज बोलते हैं। जैसे कोई दरवाजा पुराना हो गया तो कड़कड़ जो दरवाजा पुराना हो गया लकड़ी का, जब आप खोलते हो तो अजीब एक कड़कड़ कड़कड़ वाला आवाज आता है, तो वो कड़कड़ वाले को क्रीक्ड कर दिया। वो साउंड जो साउंड निकलता है ना, वही वर्ड यूज करते हैं। उसी तरह स्नेक, जब सांप का अगर आपने आवाज सुना होगा, मतलब हिसिंग साउंड, जब सांप कहीं से निकलता है तो हिसिंग साउंड आता है, तो वही वाले साउंड में हिस वर्ड यूज किया। ठीक है। यूट्यूब पे क्लास, जब भी यूट्यूब पे क्लास रेगुलर नहीं हो रही ना, मतलब समझ जाओ कि कुछ ना कुछ तो इशू होगा ही, कुछ ना कुछ। हाँ, वुल्फ हाउल करते हैं। कैट देखो, जैसे जैसे वो जो है ना, काऊ मॉ मॉ करते हैं, काउस का मुंह, ये जो साउंड है, गाय की आवाज सुना होगा, गाय का सबने वॉइस सुना होगा, माँ माँ करके बोलते हैं। जैसे कैट मियाऊ मियाऊ बोलती है, कैट म्यूज। तो ये जो साउंड निकालते हैं ना, जिस तरह का, उसी वर्ड को हम सेंटेंस में यूज करते हैं, इसी को ओनोमेटोपिया बोलते हैं। ठीक है, तो यहीं तक रहने दो, अभी मेरी क्लास है, अभी मेरे को ट्रांसफॉर्मेशन पे भी करना है और 1 बजे से क्लास भी है। चलो अब बैचेस के बारे में बता दो।
काफ़ी दिनों से मैं यूट्यूब पे नहीं आ रही थी क्योंकि अभी ये जो प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा है उस वजह से रोक के रखा था। फिर रियलाइज़ हुआ कि ये सब की वजह से ना क्लास को रोकना नहीं है। चलो स्टूडेंट्स का अब जिसको बैचेस के बारे में जानना है वो वेट करेंगे, ठीक है? बाकी लोग जिसको नहीं जानना है वो जा सकते हैं। आप बोल रहे हो कि मैम नया बैच कब आएगा? नया बैच अभी टाइम है। नया बैच मई मंथ में आएगा। लेकिन अगर आपका एग्ज़ाम हाल फिलहाल में आने वाले 6, 7, 8, 9 मंथ्स के अंदर आपका एग्ज़ाम है, तो आपको यही बैच लेना है, ठीक है? अभी कौन सा बैच लेना है? बैच को रिकॉर्डेड वाला जो बच्चों का छूट गया है वो रिकॉर्डेड ले सकते हैं। अभी अचीवर्स बैच लाइव चल रहा है, ठीक है? और जो क्लास छूट गया है आपके पास 1 साल तक वीडियो रहेगा, आप उसको देख सकते हैं। अचीवर्स बैच लाइव बैच चल रहा है, 5.0 है, इसको आप ले सकते हो। और जो भी छूट गया रिकॉर्डेड देख लेना। इस बैच में आपको 3 बैच मिलेगा। आपको ग्रामर का बैच भी मिलेगा, आपको वोकैब का समंदर मंथन का नया बैच और आपको प्रैक्टिस बैच भी मिलेगा। ये ग्रामर का बैच सुबह 9:30 बजे चलता है, मंडे से फ्राइडे। ये सुबह हर दिन मतलब हर दिन क्या, मंडे से फ्राइडे सुबह 9:30 बजे चलता है। वोकैब का बैच समंदर मंथन। आप बोलोगे कि मैम आपका रिकॉर्डेड बैच भी तो है, तो रिकॉर्डेड बैच में भी तो समंदर मंथन है, लेकिन ये समंदर मंथन का नया बैच, ठीक है? इसमें मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस शीट्स मैंने प्रैक्टिस मतलब हर वर्ड करवाती हूँ। हर वर्ड करवाने के बाद उसमें उस वर्ड पे बेस्ड आपको 10, 15, 20 क्वेश्चंस करवाती हूँ जो आपके प्रीवियस पेपर में आया है, ठीक है? पुराने वाले में मैंने ये सब नहीं करवाया था, नया वाला समुद्र मंथन में ये है। नया वाला समुद्र मंथन में ये है। और 1 बजे और प्रैक्टिस बैच भी चलता है 1 बजे। MWF में वो क्या चलता है, TTS में प्रैक्टिस चलता है, जिसमें मैं क्लोज टेस्ट, PQRS, पैसेज करवाती हूँ। इसमें टॉपिक वाइज करवा दिया है, अभी मिक्स्ड एरर्स करवा रही हूँ, ठीक है? आपको 3 बैच अचीवर 5.0 3 बैच मिलने वाला है। एक बैच में आपको 3 मिलेगा। ग्रामर का अलग, ऐसा नहीं है कि एक ही बैच में सब पढ़ रहे हैं। एक ही बैच में क्या होता है ना, हम टीचर से क्या होता है कि कभी हम ग्रामर के सिलेबस खत्म करने के चक्कर में ना ग्रामर ज़्यादा पढ़ा देते हैं और वो कैप कम रह जाता है, प्रैक्टिस कम हो पाता है। इसीलिए सबका मैंने अलग अलग बैच रखा है। और आपको तीनों बैच के लिए अलग अलग फीस नहीं पे करनी है। ये कॉम्बो बैच है, इसका फीस है 1999। 1999 में आपको 3 बैच मिलेगा। और प्रैक्टिस बैच लाइव तो चल ही रहा है, इसके अलावा आपको प्रैक्टिस बैच में 200 प्लस रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेगा, ताकि आप अपने से भी घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो। प्लस मेंस का बैच भी मिलेगा, ठीक है? तो मेंस के बैच में आपको लाइव भी मिलेगा और वो सब भी मिलेगा, प्रैक्टिस बैच भी मिलेगा और रिकॉर्डेड वगैरह सब है, ठीक है? और आपको सारे बैचेस कहाँ से लेने हैं? आपको सारे बैचेस यूसी लाइव ऐप से लेना है, ठीक है? यूसी लाइव ऐप, गूगल प्ले स्टोर से यूसी लाइव ऐप को इंस्टॉल कर लें। ये बिगिनर्स के लिए, बिगिनर वाले बच्चों को ग्रामर भी चाहिए, वोकैब भी चाहिए, प्रैक्टिस भी चाहिए। लेकिन जो बच्चा ग्रामर वोकैब पढ़ चुका है किसी और टीचर से या मेरे यूट्यूब से भी पढ़ चुका है, जिसका स्कोर नहीं बढ़ रहा है, जिसको मॉक्स में अपना मार्क्स इंप्रूव करना है, वो सिर्फ इस बैच को भी ले सकते हैं। ये बैच सिर्फ प्रैक्टिस का बैच है। इसमें भी आपको मेंस का बैच रिकॉर्डेड मिल जाएगा, 200 प्लस रिकॉर्डेड और मेंस का भी रिकॉर्डेड मिलेगा। ये 799 का बैच है। इसकी वैलिडिटी भी 1 साल तक की है, उसकी भी 1 साल तक है, इसकी भी 1 साल तक, ठीक है? ये प्रैक्टिस बैच है जिसको सिर्फ प्रैक्टिस करना है और सब पढ़ लिया है। और प्रैक्टिस बैच में पुराने वाले स्टूडेंट्स के लिए डिस्काउंट भी है। जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं वो ये कोड लगाते हैं, ये सिर्फ प्रैक्टिस बैच के लिए। जिन्होंने यूसी लाइव ऐप पे कोई ना कोई बैच खरीदा था उनके लिए 30% डिस्काउंट है। ये कोड लगाना रानी30, तो आपका 799 की जगह ये जो कोर्स है 3.5 महीने का है 559 में मिल जाएगा। फ्री क्लासेस यूट्यूब पे है, फ्री क्लासेस यूट्यूब पे है। इस वीडियो के नीचे प्लेलिस्ट में सब है, वहां से आप देख सकते हैं। ये तो ये हो गया। अगर किसी बच्चे को रिकॉर्डेड बैच चाहिए, इसको तो नया रिकॉर्डेड बैच आ गया है, इसको ना स्लाइड बदलना होगा, इसको हटा देना होगा। एक मैंने छोटा सा वीडियो भी बनाया था। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिसको रिकॉर्डेड चाहिए, तो रिकॉर्डेड बैच भी अवेलेबल है। रिकॉर्डेड बैच में आपको 3.0 नहीं, पहले 3.0 रिकॉर्डेड जाता था, अब रिकॉर्डेड बैच का नया आ गया है। ओके, रिकॉर्डेड बैच पहले अचीवर्स 3.4 जाता था, अब रिकॉर्डेड का नया कंटेंट अपडेटेड आ गया। अब आपको रिकॉर्डेड के लिए
4.0 लेना है, 4.0 को अपडेट कर दिया है, ये रिकॉर्डेड बैच है, इसकी फीस 999 है, ये भी 1 साल तक के लिए वैलिडिटी है। इसमें भी आपको ग्रामर, वोकैब और प्रैक्टिस मिलेगा, मेंस बैच भी मिल जाएगा, बस वोकैब का इसका पुराना वाला मिलेगा, क्योंकि अभी नया वोकैब में लाइव बैच में पढ़ा रही हूँ, ठीक है। और इसमें आपको 1000 सीरीज यूट्यूब का मैराथन PDF वगैरह भी मिलेगा, और डाउट सेशन सैटरडे के सैटरडे चलता है। कभी कभी मैं ऐप पे क्लास लेने लगती हूँ तो उस दिन डाउट सेशन नहीं हो पाता है। इस सैटरडे को मैंने 1 बजे से वो पोल पे मैं स्पॉटिंग एरर्स करवा दिया था तो नहीं हो पाया। और मेरे वैसे तो मैंने क्लियर कर दिया, लेकिन कोई भी डाउट रह गया हो इस नंबर पे मैसेज डालना 999583 या कॉल करना। कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ भी गाइडेंस चाहिए, मैंने अपनी टीम को बता दिया है कि बच्चों को ये बैच चाहिए, ओके हाँ, तो कर देना। और टेक्निकली अगर एडमिशन लेने के बाद कोई दिक्कत आ रही है तो इस पे मेल कर सकते हो, HRUC लाइव। चलो अब बुक्स वगैरह के बारे में बात कर लें। ये है आपका समंदर मंथन बुक, ठीक है। समंदर मंथन अब वोकैबलरी का बुक है। जिन बच्चों को वोकैब में दिक्कत होती है, या जो समंदर मंथन का बैच नहीं लेना चाहते हैं, या जो नोट्स इतना समझाने के बाद भी नोट्स नहीं बनाना चाहते, आलसी वाले बच्चे हैं, ओके, जिसको बैच नहीं चाहिए, सिर्फ बुक से पढ़ना है, तो वोकैब के लिए आपके पास एक बुक अवेलेबल है, ओके। और इसको खरीदने के बाद फिर आपको वोकैब में दिक्कत नहीं होगी। इसमें हिंदी इंग्लिश सब डिटेल में समझाया गया है, प्रीवियस पेपर का भी अलग से खरीदने की ज़रूरत नहीं, इसमें सब है, ओके। समंदर मंथन और वोकैबलरी ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है और ऑफलाइन भी है। ऑफलाइन आप अपनी नियरेस्ट बुक शॉप से ले सकते हो, और ऑनलाइन तो अमेजोन फ्लिपकार्ट से ले सकते हो। फ्लिपकार्ट से भी ज़्यादा सस्ता अमेजोन पे मिल रहा है। इसमें रूट वर्ड है, होमोनिम्स है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स है, हिंदी इंग्लिश सब है, फ्रेजल वर्ब है, फिक्स प्रेपोजिशंस है, स्पेलिंग है, सारा चीज़ है, ठीक है। मंगा लिया है फ्लिपकार्ट से, बुक अच्छी है। बुक का फीडबैक ज़रूर देना, बुक का फीडबैक ज़रूर देना, ताकि मुझे लगे कि और भी इस पर, वैसे मैंने 2024 तक का सारा क्वेश्चंस अपडेट कर दिया है। फ्लिपकार्ट से मुझे लग रहा है ज़्यादा सस्ता अमेजोन पे मिल रहा है शायद, देख लेना आप, देख लेना। और अगर किसी को ई बुक चाहिए, ठीक है, जिसको पैसों की दिक्कत है, और एक ऐसा बुक मिल जाए ना जहाँ पे ग्रामर भी मिले, वोकैब भी मिले, और क्लोज टेस्ट, PQRS, भर के पैसेज सब मिल जाए। 60 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर का ऑडियो भी है, वीडियो भी है, टॉपिक वाइज एरर है, वोकैबलरी है, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस है, 1 वर्ड, क्लोज टेस्ट, PQRS, फ्रेजल वर्ब। मतलब किसी को एक ऐसा बुक चाहिए, वॉइस नरेशन, जिसमें सस्ते में सब मिल जाए, तो आप इस ई बुक को ले सकते हो UC लाइव ऐप से। इस ई बुक को परचेज कर सकते हो, 175 रुपीज़ का ई बुक है ये। इसकी वैलिडिटी 5 साल तक की है, एक बार खरीद लेते हो 5 साल तक कुछ भी मैं नया ऐड करूँ फिर से लेने की ज़रूरत नहीं। हाँ, तो बुक अच्छी है। मैं बहुत सारा मैंने देखा है, आप लोगों में से ना बहुत सारे स्टूडेंट्स के कॉल्स आते हैं, जिन स्टूडेंट्स ने सिलेक्शन ले लिया है ना, देखो आप लोग थोड़े से अनएथिकल हो जाते हो, पैसे मांगते हैं कि मैं आपकी बुक का ना मुझे ये चीज़ नहीं पता था, ठीक है, मुझे ये चीज़ नहीं पता था कि ऐसा ऐसा भी बच्चे कर रहे हैं, लेकिन कि मैम मैं आपसे इतना रुपया लूँगा और आपकी समुद्र मंथन बुक की रिव्यू कर दूंगा। जैसे कि आप लोग जो मुझे पहले से जानते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं ना जो 2nd 3rd रैंक वाले हैं, डायरेक्टली फ़ोन करके भी बोलते हैं कि मैम आप मतलब आप इंटरव्यू लेने का कितने पैसे दोगे? तो मैं बोलूँ कि मैं तुम्हें 1 रुपया ना दूँ, नहीं चाहिए, मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे सिलेक्शंस हैं, नहीं चाहिए मुझे रैंकर्स। तो जब बच्चे ऐसे अनएथिकल तरीके से बात करते हैं ना, तो अंदर से जनरली मैं गुस्सा नहीं होती हूँ, बट ऐसी अनएथिकल बातें करते हैं ना कि गुस्सा आ जाता है। देखो पढ़ा मेरे से और पैसे मांग रहा है, एक तो मैं पढ़ाऊँ भी और आपको इंटरव्यू देने के लिए पैसे दूँ, 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। ओके, आप मत आओ इंटरव्यू देने, मत आओ, आप अपनी लाइफ में खुश रहो। सिलेक्शन लिया है, कहीं से पढ़ा, मेरे से पढ़ा, नाम नहीं भी लिया, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे बच्चे हैं सेलेक्टेड वाले। और समंदर मंथन का बुक वगैरह को रिव्यू, वही मुझे लगा कि अरे मार्केट में ये सब चीज़ें भी हो रही है। बुक का रिव्यू करने के लिए ना, जो हमारे सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, मतलब कितना मिसगाइड कर रहे हैं, सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, पैसे मांग रहे हैं कि हम तो सेलेक्टेड है और हम जैसा बोलेंगे तो बाकी सारे तो हमारी बात मानेंगे ही, ओके। और बुक का रिव्यू करने के लिए टीचर्स से पैसे मांग रहे हैं, तो मैंने बोला कि मैं उसको एक पैसे ना दूँ,
ओके, अगर मेरे बुक से स्टूडेंट को फायदा होगा ना, तो स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को खुद बताएंगे। ओके, मतलब पैसे ले लेके बुक का रिव्यू कर रहे हैं, मुझे ये बात पता नहीं था। लेकिन जब बच्चों के ऐसे कमेंट्स आने लगे, मैंने बोला ये तो ऑफिस जाने से पहले ही हाईली अनएथिकल हो गए, इनको अलग से कमाना है। ठीक, तो मैंने बोला कि नहीं, मुझे ऐसे स्टूडेंट से करवाने ही नहीं है। ठीक है, मैं एक पैसे ना दूं, इतनी मेहनत से बुक लिखा, उसके बाद बोलूंगी तारीफ करूं मेरी बुक को, मेरी बुक की तारीफ करिए और मैं आपको पैसे दूंगी। मेरी बुक जो पढ़े हैं उनको पसंद आया, इसीलिए मैं बोलती हूँ ना कि आप लोग अपनी फीडबैक देना। ठीक है, बुक को और अच्छा कैसे बनाया जा सकता है, आप अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट पे या मेरी टीम के पास कैसी लगी आपकी बुक। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है ना, सिलेक्टेड बच्चा किसी चीज़ की तारीफ कर देता है, तो वो चीज़ बच्चों को अच्छा लग जाता है। ठीक है, और मैं बार-बार बोलती हूँ, ठीक है, मैं वीडियोज़ वगैरह डालती हूँ, जो बच्चे सेलेक्टेड होके आते हैं, लेकिन हर बच्चे का अपना खुद स्ट्रेंथ और वीकनेस होता है। आपकी स्ट्रैटेजी खुद की होनी चाहिए। कभी-कभी क्या होता है कि हमारी स्ट्रैटेजी फेल होती है, हमें नहीं समझ में आता है, तो हम क्या करते हैं ना, जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, हम उससे थोड़ा बहुत, टीचर जब उनका इंटरव्यू लेते हैं, तो जब यूट्यूब पे डालते हैं, तो थोड़ा बहुत गाइडेंस मिल जाता है। अरे मैं भी तो ऐसे ही कर रहा था, मेरा स्कोर नहीं बढ़ रहा, चलो मैं ये जो बता रही हैं ये करके देखूं। अगर आपकी अपनी खुद की स्ट्रैटेजी वर्क कर रही है, तो आपको दूसरे का गाइडेंस और स्ट्रैटेजी की जरूरत ही नहीं है। ओके, उसकी जरूरत ही नहीं है, आपकी खुद स्ट्रैटेजी वर्क कर रही है। वो तो मोटिवेट करने के लिए दे दिया जाता है। कोई बच्चा इतनी बार असफल होने के बाद भी जब सफल होता है ना, तो हम लोग जब इतना इंस्पायर्ड हो जाते हैं, वी बीइंग टीचर्स, तो बच्चों को भी मोटिवेशन मिल जाता है। अदरवाइज आपका स्ट्रैटेजी अगर वर्क कर रहा है, तो आप उसी को फॉलो कर। ठीक है, हाँ।